हेलो एवरीवन। मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि कल आप लोग का जूलॉजी का एग्जाम है, उसके लिए सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोग क्या कीजिएगा, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं जूलॉजी में, ऑलमोस्ट हम 8 यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन का पीवाईक्यू भी कर चुके हैं। उसका जो प्लेलिस्ट है आपका, जो यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर, इसी यूट्यूब चैनल पे आपके प्लेलिस्ट के फॉर्म में उसको मिल जाएगा, सारे वीडियो पीवाईक्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, उसको 1 बाय 1 करके सारे वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिएगा। जितना आप उसको देखेंगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है कल के एग्जाम के लिए, क्योंकि कल के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन वो पीवाईक्यू से ही छपने वाले हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि एक तरह से ये भी पीवाईक्यू है। लास्ट ईयर का 2023 का ये पीवाईक्यू है। इसमें से भी क्वेश्चन मोस्ट एक्सेप्टेबल ऐसे होते हैं कि जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं भी सुने थे कि किसी भी चीज की अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसका हमको सिलेबस पता होना चाहिए, और दूसरी नंबर ये बात कि लास्ट ईयर में वो कैसे क्वेश्चन पूछा गया, उससे 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो उससे पूछ ही लेते हैं, है ना, रिपीट कर ही लेते हैं, या फिर रिपीट ना करें तो उसके ऑप्शन से वो क्वेश्चन बना लेते हैं। तो इससे ये बेटर होता है कि हमको जितना हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं ना, उतना हमारे एग्जाम के लिए और बेनिफिशियल साबित होते चलता है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पीडीएफ को, इस पीवाईक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगा कल के एग्जाम के लिए। और कल के एग्जाम आई स्वेयर इतनी इतनी गारंटी है कि कल आप लोग एग्जाम देकर आएंगे ना तो बताएंगे सर कि इस पीडीएफ से, इस पीवाईक्यू से, या फिर लास्ट के जितने भी पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व किए थे यूनिट वाइज करके, उसमें से क्वेश्चन आपको फंसे हुए हैं। ठीक है, अगर चाहते हैं इसको पीडीएफ को आपको चाहिए, ठीक है, मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आप जाएंगे, सारथी बैच पे जाएंगे, बीएससी सेकंड सेमेस्टर का सारथी बैच जो होगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जहां से आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वीडियो को बार बार देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए कि सर ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है। ठीक है, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के नाम से होगा, जिससे एग्जाम के रिकॉर्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे आपको बराबर उस ग्रुप में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग रैपिड फायर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर जानने की कोशिश करते हैं। और इस क्लास का जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टॉप 40 क्वेश्चन ही आते हैं, 40 क्वेश्चन, तो इस 40 क्वेश्चन को आप बार बार देख लीजिए, आंसर को रख लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, चलिए देख लीजिए कि आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का है, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का पेपर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर इन। जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड में, वो कहां अकर होता है, तो हम बात करेंगे वो होता है पेरिसोम में। कहां होता है, पेरिसोम में वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिराइव्ड लिपिड। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि डिराइव्ड लिपिड का एग्जाम्पल रखता है। ठीक है, तो वो होता है टर्पेंस भी होता है, स्टेरॉइड भी होता है और कैरोटेनॉइड भी होता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आप लोग भी क्या करेंगे, अपना एनालिसिस करते चलेंगे, मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लास्ट के जितने भी हम लोग वीडियो यूनिट वाइज करके सॉल्व किए थे ना, उसमें से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां पे जो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे ना, तो उस कॉन्सेप्ट से यहां से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, या फिर उसमें का क्वेश्चन यहीं पे रिपीट हुआ देखने मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कीमोट्रिप्सिनोजन। जो कीमोट्रिप्सिनोजन होता है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन की बात करें टू टू ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ द एरोमेटिक अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा, टू ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ द एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन का जो निष्क्रिय रूप होता है वो क्या होता है, तो बताएंगे सर वो कीमोट्रिप्सिनोजन होता है। क्या होता है वो, कीमोट्रिप्सिनोजन होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, किसका, कीमोट्रिप्सिन का। ठीक है, कीमोट्रिप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म कौन होता है, कीमोट्रिप्सिनोजन।
ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। टाइम वेस्ट नहीं, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना बेटर होगा। चलिए आगे दिया है द नेट गेन ऑफ द एटीपी। एटीपी का नेट गेन पूछा है आपसे, याद कीजिए हम लोग एटीपी का जब रेस्पिरेशन वाला यूनिट जब पढ़ रहे थे वहां से था 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन थ्रू द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। जब क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस होता है तो वहां पे कितने फॉर्म में एटीपी हमको मिलता है, तो हम बताए थे वहां पे 36 या 38 एटीपी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी सी होगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राई कार्बोक्सिल एसिड। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है ट्राई कार्बोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो सिट्रिक एसिड को, टीसीए साइकिल को, है ना, टीसीए साइकिल जब हम लोग सिट्रिक साइकिल पढ़ रहे थे, क्रेब साइकिल पढ़ रहे थे, तो उसको किस नाम से जानते थे, सिट्रिक साइकिल कह रहे थे, C6 साइकिल कह रहे थे, याद आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एंजाइम आर द पॉलीमर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से कौन सा जो एंजाइम होता है वो पॉलीमर होता है, वो किसका होता है, वो अमीनो एसिड का पॉलीमर देखने को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा 7 का वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा कि ये सारा क्वेश्चन हमको जितने भी हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व किए थे उसमें में से देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बोलस ऑफ द फूड इन स्टमक इज कॉल्ड। जो हमारा जो फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो फूड होता है वो हमारे जब स्टमक में चल जाता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो वो बोलते हैं काइम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, काइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना करेक्ट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन। इसमें से कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होता है, इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, एमाइलेज। क्या होता है, एमाइलेज। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन के लिए कौन होता है, तो कौन होता है, एमाइलेज होता है। कौन होता है वो, एमाइलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या अपने पास, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हार्ट बीट आर एक्सिलरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हार्ट बीट होता है ना लोगों का, हम लोगों का, वो किससे एक्सिलरेटेड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन बताइएगा आप लोग। तो क्या वो जो ऑप्शन होगा वो होगा सिंपैथिक नर्व एंड इपिनेफ्रिन। क्या होता है वो, सिंपैथिक नर्व एंड इपिनेफ्रिन के थ्रू जो भी हार्ट बीट का एक्सिलरेशन होता है वो देखने को हमको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना करेक्ट हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम इज इन स्ट्रेटेड मसल। क्या पूछा हमको, फंक्शनल यूनिट पूछा है किसका, कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम मसल का यूनिट पूछा है। जैसे आप पूछ लिया जाए कि लंग्स का यूनिट कौन सा होता है, तो एल्वोलाई होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है ना। तो इसी तरह पूछ लिएगा आपसे, तो न्यूरॉन क्या होता है, नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है न्यूरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं हम लोग। जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन ये किसका यूनिट होता है, नर्वस सिस्टम का होता है, नर्वस सिस्टम का होता है ना। इसी तरह सेल बात करें, सेल किसका यूनिट होता है, तो ये होता है आपका लाइफ का होता है, लाइफ का, है ना। इसी तरह पूछ ले कि सैक्रोमियर ये किसका होता है, ये आपका होता है मसल का। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि स्ट्रेटेड मसल का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो होता है सैक्रोमियर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसको नोट कर लीजिए, एडिशनल है, इसको आपको भी पता होना चाहिए। 12 पे आते हैं। Which one of the following ion are the necessary in the chemical events in muscle contraction। जब मसल कंट्रैक्शन होता है तो उसमें कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल रखता है, तो वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। कौन होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिस्पॉन्सिबल रखता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी हो जाएगा 12 का वो अपना करेक्ट हो जाने वाला है। चलिए 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास
कि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज। अब जो इफेक्टिव जो प्रेशर होता है वो कितना होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो वो होता है 10 mm Hg। कितना होता है? 10 mm Hg होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना करेक्ट हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्लोराइड शिफ्ट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। जो क्लोराइड शिफ्ट होता है वो किसके ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रखता है, तो वो रखता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। किसके लिए रखता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा 14 का वो अपना करेक्ट हो जाने वाला है। चलिए यहां तक आपको आई होप इतना कुछ डाउट होगा नहीं, इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सारे वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे PYQ क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, उसी का यहाँ पे निचोड़ हम लेके आए सारी यूनिट का एक साथ। ठीक है, 15 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट या ट्रू, तो सबसे पहले उसको गोला कर लीजिए, सर्किल बना लीजिए, और ये देखिए कि उसमें पूछ क्या रहा है। जैसे क्या है ना कि हम लोग क्वेश्चन आते हुए भी हम लोग गलत कर देते हैं। कैसे? क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि यहाँ पे नॉट पूछा था कि ट्रू पूछा था कि फॉल्स पूछा था। बस हम क्वेश्चन क्या देखे, मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड देख लिए, और इसमें देखते हैं कौन मेजर कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट मार देते हैं, फैट मार देते हैं। ठीक है, तो ये अपना गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हमको मिलता है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले अच्छे से पढ़िए कि उसमें पूछ क्या रहा है। यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट पूछा है, नॉट, तो इसको गोला कर लीजिए। अब क्या नॉट है, तो मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें से कौन सा मेजर खाने में मेजर जो फूड का जो कंपोनेंट होता है वो नहीं होता है, नहीं की बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तो हमको खाने में मिलता है, ठीक है, प्रोटीन भी तो मिलता है, दाल खाएंगे, पल्सेस ये सब मिलता ही है, फैट भी मिलता है, ऑयली फूड खा लिए। लेकिन जब मिनरल्स की बात करते हैं वो हमको फूड में नहीं मिलता, वाटर में मिलता है। ठीक है, वाटर मिनरल्स, मिनरल वाटर सुने हैं ना आप लोग, RO वाटर को बोलते हैं मिनरल्स वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि ये हमारे खाने में नहीं मिलता है। सर नॉट की बात कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा 15 का। चलिए 16 पे आते हैं। 16 अपने पास, हाँ 16 पे, एल्ब्यूलिन इज सिंथेसाइज्ड इन। जो एल्ब्यूलिन होता है वो कहाँ संश्लेषण होता है, किसके द्वारा संश्लेषण होता है? तो वो होता है लीवर के थ्रू। किसके थ्रू होता है? लीवर के थ्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉस्फोलिपिड। इसमें से कौन सा है जो फॉस्फोलिपिड का रखता है अपने अंदर? ठीक है, कौन सा है? फॉस्फोलिपिड है। तो इसकी बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की, तो वो होता है आपका स्टेरॉइड। कौन होता है? स्टेरॉइड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 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 सॉरी, हमसे क्या पूछा? फॉस्फोलिपिड पूछा है ना, ये हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। इसमें से हमको कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा था, हमको लगा कि नॉट है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, फॉस्फोलिपिड की बात करेंगे, इसमें से कौन सा फॉस्फोलिपिड है? तो वो होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, चलिए 18 पे आते हैं। नेम द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। एग्जाम में ये पैट क्वेश्चन होता है एग्जाम का, ठीक है, ये बार बार सर्कुलेट करता रहता है। यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि नेम द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन होता है? तो वो होता है आपका ग्लाइसिन। क्या होता है वो? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड देखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 का। आते हैं 19 पे। 19 है, व्हाट इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट नोन एज। हार्ट की कवरिंग को क्या कहते हैं? ठीक है, जब हार्ट की कवरिंग की बात करेंगे तो वो होता है पेरिकार्डियम। क्या होता है वो? पेरिकार्डियम। कार्डियम देखिए नाम से क्लियर है, कार्डियम मतलब हार्ट से रिलेटेड होता है ना, कार्डियोलॉजिस्ट। तो पेरी मतलब सर्कुलर, और किसका सर्कुलर कर रहा है? हार्ट का सर्कुलर कर रहा है, यानी कि पेरिकार्डियम। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका अपना करेक्ट हो जाएगा। 20 पे आते हैं। व्हाट प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में, हाँ, रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्का को बनाने में से कौन रोकता है? जो हम लोग का ब्लड वेसल्स है इसमें क्या होता है? ब्लड फ्लो करता रहता है, तो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड की क्लॉटिंग ना हो जाए तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है हिपेरिन। कौन होता है? हिपेरिन। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। अगर बॉडी से बाहर की बात करें कि बॉडी से बाहर ब्लड की क्लॉटिंग करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो थ्रोम्बोसाइटिन यानी कि प्लेटलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसके सी हो जाएगा 20 का। चलिए 21 पे आते हैं। 21 अपने पास दिया हुआ है कि
प्रोटीन आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। इसमें से कौन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो किसका एब्जॉर्ब होता है प्रोटीन का, तो अमीनो एसिड का भी होता है, पेप्टाइड का भी, तो पेप्टोन का भी, तो ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, एक आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि आपके जो भी सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें से जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है, और उसमें दे दिया है ऑल द अबव, ठीक है, ऑल द अबव वाला जो क्वेश्चन दिया है, अगर आपको वो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप आंख बंद करके ऑल द अबव वाले पे ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 10 में से, ये देखा गया 10 में से 9 क्वेश्चन जो होते हैं ऑल द अबव वाले, वो करेक्ट आपको हो जाते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन डाउट रहे कि सर ये हमको नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका क्या किया जाए, तो ऑल द अबव है तो उसको आप टिक लगा सकते हैं। फिर नन ऑफ दिस वाला भी होता है, उसको भी आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत बार देखा गया है सही होने का चांसेस। चलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। 22 पे आते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेट गेन ऑफ द एटीपी, एटीपी का नेट गेन पूछा है किसके दौरान, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। जब ग्लूकोज क्या होता है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। याद कीजिए ग्लाइकोलिसिस का जब हम फ्लो चार्ट बनाए थे, जब पीवाईक्यू कर रहे थे हम लोग, वहां फ्लो चार्ट उसका बनाए थे, ठीक है, तो वहां पे हम बताए थे जब भी ग्लूकोज क्या इसमें कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर वहां पे हम बैलेंस चार्ट भी हम लोग बात किए थे, याद आ रहा होगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23 पे आते हैं। 23 क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपको। वो क्या होता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होता है। कौन होता है वो, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होता है। ये ऐसा टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना, ये स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, किसी ना किसी टेक्निक से आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो टेक्निक होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्या होता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा 23 का, ठीक है। चलिए 23 हो गया अपना। 23 के बाद आते हैं 24 पे आते हैं। 24 अपने पास क्या दिया हुआ है कि रेनिन इज सिक्रेटेड बाय। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, रेनिन। अब जैसे अब अभी हम बात किए ना कि नन ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन, तो वो हर जगह सही नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ऑल द अबव वाला हर जगह सही हो जाता है। क्यों, अभी देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, रेनिन। हमारे बॉडी में जब भी हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो रेनिन 2 जगह आता है, ठीक है। एक रेनिन होता है जिसको बोलते हैं RENNIN, ये एक रेनिन ये होता है। दूसरा रेनिन ये होता है RENIN, रेनिन। इसको भी रेनिन पढ़ते हैं, इसको भी रेनिन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या चीज का डिफरेंस है, ये जो रेनिन होता है आप लोग बता सकते हैं क्या, आप लोग बताइए। ये जो RENN वाला है, ठीक है, ये होता है मिल्क के डाइजेशन के लिए। किसके लिए होता है, मिल्क के डाइजेशन के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे। ये होता है रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के डाइजेशन के लिए, मिल्क डाइजेशन, है ना, ये मिल्क के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब ये RENIN की बात करते हैं तो ये होता है हमारे किडनी के लिए, ठीक है। और ये किडनी के कहां से सिक्रेट होता है, तो सेल ऑफ जो किडनी का जो सेल होता है ना वहां से सिक्रेट होता है, तो सेल ऑफ गेस्टा ग्लोमेरुलस से ये सिक्रेट होता है। तो यहाँ चीज आप ये डिफरेंशिएट याद करके रखेंगे कि किडनी में एक यन आता है, किडनी में एक यन आता है, और रेनिन में भी एक एन आता है बीच वाले में, और यहाँ पे 2 एन है, यानी कि ये मिल्क की बात करेगा, डाइजेशन ऑफ किसकी, डाइजेशन ऑफ मिल्क की। तो इस यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल ऑफ गेस्टा ग्लोमेरुलस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा अपना करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर द सीक्वेंस प्रोटीन was sequenced by the फ्रेडरिक सेंगर। जो फ्रेडरिक सेंगर थे, ठीक है, साइंटिस्ट, वो किसका सीक्वेंस दिए थे, तो बताए थे इंसुलिन का। किसका बताए थे, इंसुलिन का। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पे ट्रू पूछा है,
इसलिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, इसको गोला बना लेंगे कि ट्रू अबाउट प्रोटीन की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है, प्रोटीन आर मेड ऑफ अमीनो एसिड, ये तो बात सही है। प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किन, टीथ एंड बोन, बिना प्रोटीन के हमारा स्किन की डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना स्किन डिजीज हो गया है या फिर अदर स्किन में रेसेस आ गए हैं, तो वहां पे प्रोटीन की, बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। फिर हमारे टीथ का ग्रोथ होना, है ना, हमारी बोन का मैच्योर मतलब और मैच्योर होना, या फिर बोल दें कि मजबूत बनाना बोन को, तो वहां पे प्रोटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, बॉडी बिल्डर कहते हैं प्रोटीन को, बॉडी बिल्डर इज नोन एज प्रोटीन। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपको याद करके रखना है। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। सी पे आइए, प्रोटीन आर द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन बी द बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यू, ये भी बात सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ऑल द अबव, ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम ट्रू की बात कर रहे थे, तो इसमें से जितने ऑप्शन दिए तीनों, ये तीनों क्या है, ट्रू है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या है, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, इसमें से कौन सा जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल रखता है फाइट एंड फ्लाइट के लिए, तो ये जो होता है एड्रेनलिन होता है। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख के रखा हुआ, यानी कि नॉन ऑफ द अबव दिस हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, एड्रेनलिन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, जो डी हो जाएगा, उसको बोलते हैं, कहाँ होता है, किडनी के ऊपर होता है। ये जो अपना किडनी होता है ना, किडनी है, तो ये किडनी के ऊपर इस तरह लगा रहता है एड्रेनलिन। ये क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट, ये वही हार्मोन होता है कि लड़ो या मरो, भागो वाला। ठीक है, जैसे हमारे सामने कहीं जा रहे हैं, हमारे सामने आ गया कुत्ता, ठीक है, डॉग आ गया, हम डॉग से बहुत डर लगता है। ठीक है, तो अब देख के क्या करते हैं, तुरंत हम भाग जाते हैं। तो क्या करते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन वहां पे लगा, एड्रेनलिन वाला हार्मोन लगा, फाइट एंड फ्लाइट वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन वो दिया ही हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 है, वेयर आर आइजेट ऑफ लैंगरहैंस फाउंड, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ मिलता है, तो वो होता है पेनक्रियास में। और पेनक्रियास का भी कौन, बीटा, बीटा सेल के पास से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, बीटा सेल्स के पास से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 का ये क्वेश्चन देखिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें। क्वेश्चन देखिए 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, ड्यूरेशन ऑफ द एब्सोल्यूट पीरियड दैट इज व्हेन द होल ऑफ द हार्ट इन द डायस्टोल, जब डायस्टोल होता है तो उस दौरान कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डायस्टोलिक की, ठीक है, डायस्टोल की बात करते हैं, तो ये टाइम रखता है 0.5 सेकेंड का। ठीक है, 0.5 सेकेंड का। अगर हम बात करते हैं सिस्टोलिक का, सिस्टोल का, ठीक है, सिस्टोल की बात करते हैं, तो ये लगता है 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो अगर आपसे अलग अलग पूछे कि डायस्टोल का कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है या फिर सिस्टोल का कितना लगता है, तो आप यहां से ये बता सकते हैं कि सर डायस्टोल का 0.5 और सिस्टोल का 0.3। अगर पूछा जाए ओवरऑल टोटल पूछा जाए, यहाँ पे टोटल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.8 सेकेंड का। ठीक है, 0.8 सेकेंड का ये टोटल टाइम ड्यूरेशन लगता है। कब, ये हार्ट बीट के दौरान। तो इसमें ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया है या फिर दिक्कत है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका ये चीज सीक्वेंस सही होना चाहिए। तो यहाँ पे 0.4 की जगह अगर 0.5 रहता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। अगर यहाँ पे डायस्टोल की जगह टोटल पूछा रहता तब ये अपना करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मार्क लगा लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें से कौन सा जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। याद कीजिए जब हम लोग PYQ कर रहे थे वहां पे एग्जांपल बहुत सारे आए थे सैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड वाले। तो अगर बात करते हैं तो इसमें होता है पल्मेट्रिक एसिड, जो होता है वो क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ऑयली फॉर्म में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड,
कॉल्ड, मतलब अमीनो एसिड है उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा। याद कीजिए, अब ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, फिगर के साथ सॉल्व किए थे हम लोग, ठीक है। जब भी हम लोग पीवाईक्यू बायोकेमिस्ट्री का जो पहला यूनिट हम जब सॉल्व कर रहे थे ना, पहला दूसरा यूनिट में, तो उसमें क्या था, अमीनो एसिड जैसे ही आया था तो वहां पे उसका हम लोग फिगर ड्रॉ किए थे और ये बताए थे कि बॉन्ड कैसे बनता है। तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। कैसे बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना करेक्ट हो जाने वाला है। चलिए 32 पे आते हैं। 32 क्या दिया हुआ है कि द एंजाइम प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस। अब इसमें से पूछ रहा है कौन कौन सा जो एंजाइम होता है जो कि पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस का एंजाइम पूछ रहा है, तो वो होता है अपना ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, एमाइलेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन सा एंजाइम होता है तो ये आपका पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन से ये क्वेश्चन है, पता इंपॉर्टेंट होगा। चलिए 33 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेटेड द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। विच ऑफ द हार्मोन स्टिमुलेटेड द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। मतलब इसमें से कौन सा हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल रखता है पैनक्रियाटिक जूस को भी सिक्रेट करने के लिए, साथ ही साथ और साथ ही साथ किसका, साथ ही साथ बाइकार्बोनेट का भी सिक्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो होता है क्लोरोसिस्टोनिन एंड स्टर्निन, ठीक है, सिट्रिलिन और क्लोरोस्टेरिन। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना करेक्ट हो गया। चलिए 34 पे आते हैं। 34 अपने पास दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट मसल इन द बॉडी। इसमें से कौन सा जो मसल होता है सबसे लंबा होता है, ठीक है। तो इसका बताइए, 34 का ऑप्शन बताइए। 34 में क्या हो जाएगा आपका, स्टेरियोसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 पे आता है। इंजाइम कंसर्न्ड विथ द सिट्रिक एसिड साइकिल आर द फाउंड इन, ठीक है। एंजाइम कंसर्न्ड विद द, ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। याद कीजिए हम लोग साइड का सारा चीज का बात किए थे, ग्लूकोज कहाँ होता है। आप लोग इसका बताएंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका बताएंगे कि ग्लूकोज का साइड क्या होता है, ठीक है। फिर आपका सिट्रिक साइकिल का हो ही गया, फिर आपका ईटीएस का कहाँ होता है, ठीक है। इसका साइट आप लोग बताएंगे सर, इसका साइट क्या, जो ग्लूकोज होता है वहां इस सेल के इस ऑर्गेनेल्स में देखने को मिलता है, या फिर ईटीएस होता है इसमें होता है। तो अगर बात करते हैं साइट सिट्रिक एसिड का टी6 साइकिल का, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा 35 का वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी इसको मिलाते चलिए कि मेरा कितने ऑप्शन सही हो जाए, कितने क्वेश्चन सही हो जा रहा है, 40 में से कितने क्वेश्चन सही हो गए। अगर 40 में से किसी के भी 35 क्वेश्चन के नीचे आ रहा है तो फिर उनको और बार बार इस वीडियो को, सारे वीडियो को देखने की जरूरत है, ठीक है। और जिनका 35 प्लस हो रहा है उनके तो और अच्छी बात है, लेकिन क्या करेंगे, वीडियो को और अच्छे से देख भी लेंगे और बाकी सब भी क्लासेस को, ठीक है। 36 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेनक्रियाटिक एंजाइम। इसमें से कौन सा जो होता है वो पेनक्रियाटिक एंजाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑल द अबव वाला है, आंख बंद करके ऑल द अबव मान लीजिए, लेकिन क्या कीजिए एक बार देख लीजिए ऑप्शन सब बराबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 98% जो क्वेश्चन होता है ऑल द अबव वाले क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। चलिए 37 पे आते हैं। थ्रू विच वेन अमीनो एसिड आफ्टर डाइजेशन रीचेस द लीवर। अब क्या हुआ, प्रोटीन खाएं, अमीनो एसिड बन गया, ठीक है। अब वो अमीनो एसिड कहाँ जाना है, हमारे लीवर में जाना है। तो किस रास्ते के थ्रू जाएगा, किस वेन के थ्रू जाएगा, तो हमारे लीवर से जो वेन जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं उसको, हिपैटिक पोर्टल वेन के नाम से जानते हैं। तो इसी के रास्ते से सर क्या जाएगा, हमारे लीवर में जो भी अमीनो एसिड है डाइजेस्ट होके कहाँ जाएगा, लीवर में पहुंचेगा। तो किसके थ्रू जाएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नॉन ऑफ द एबव वाला जो बच्चा था वो वहां पे गलत हो जाता है, ठीक है। 37 के बाद 38 पे आते हैं। अब लास्ट के क्वेश्चन कुछ बचे हैं और 38। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट इन्वॉल्व। देखिए नॉट की बात कर, नॉट इन्वॉल्व इन द ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। याद कीजिए ग्लैक्टोज ग्लूकोज पढ़ रहे थे हम लोग, फ्लो चार्ट भी देखे थे इसका, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो होता है ग्लूकोकाइनेज। याद रख कर रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ग्लैक्टोकाइनेज इन्वॉल्व होता है लेकिन
ग्लूकोकाइनेज जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, क्यों करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको नॉट पूछा था सर। जब नॉट पूछा है तो क्या होगा, जो ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का कोई रोल प्ले होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 पे आते हैं। 39 क्या देकर रखा हुआ है, 39 है अपने पास कि द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी है उसमें पैराथॉर्मोन का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले होता है। तो ये काम करता है हमारे ब्लड में, जब भी कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो उसको इंक्रीज करने में ये मदद करता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो अपना करेक्ट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, और ये क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको 40 क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए 40 क्वेश्चन पे क्या है कि द हार्ड चिविंग सरफेस ऑफ द टीथ, हमारे टीथ का जो हार्ड सरफेस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं इनेमल। एनिमल नहीं, इनेमल। ठीक है, इनेमल क्या होता है, टीथ का कवरिंग होता है जो कि क्या होता है, हार्ड होता है। अगर आपसे डेंटल फॉर्मूला पूछ ले तब आप क्या बताएंगे। अच्छा, ये तो बता सकते हैं ना कि टीथ के 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 टाइप के क्या होते हैं, हमने टीथ होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए डेंटल फॉर्मूला, ये भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला की अगर एडल्ट की बात करें तो इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम किसी चाइल्ड की बात करते हैं तो इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर एडल्ट की बात करते हैं तो इसका डेंटल फॉर्मूला होता है 21-23/21-23। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये इंसीजर की बात कर रहा है, ये आई है, ये कैनाइन की बात कर रही है, ये 2 है, ये किसकी बात कर रहा है, प्री मोलर का, और ये मोलर का। तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे कि 2 1 3 3 2 5 5 2 3 8 8/8 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, 8 8 16, 16 दूनी 32, ये 32 टीथ होता है। अगर चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में कैसा होता है, तो बच्चों छोटा बच्चा है तो उसमें क्या होता है 21/02/21/02, तो ये होता है 2 1 3 3 2 5, तो 5/5 इक्वल टू 10 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो चाइल्ड में कितना होता है 20 टीथ होते हैं। तो ये है आपका टॉप 40 क्वेश्चन जो कि लास्ट एग्जाम में आपसे पूछा गए थे। ठीक है, एक बार और इसको बार बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, सारे ऑप्शन को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए, सर ये क्वेश्चन है PYQ, जिनको नहीं पता है, और सबको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड भी कर लीजिए। सारथी फॉर BSc सेकंड सेमेस्टर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर चाहते हैं कि इसका PDF हमको मिल जाए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, विदाउट आंसर वाला, तो आप क्या करेंगे, टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पे जाएंगे सारथी बैच पे, है ना, BSc का, और बायो के सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आप इस PDF को वहां से ले सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट के जितने भी यूनिट हमने डिस्कस किए हैं उसके PDF वहां पे अवेलेबल आपको हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर आप सभी को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप अच्छे से एग्जाम दे के आइए और देखिए, फिर बताइए जितना यूनिट हमने डिस्कस किया ना उसको सारे को एक बार बैठिए और सारे यूनिट को एक बार देख लीजिए। जितना वीडियो है प्लेलिस्ट के फॉर्म में है, मिल जाएगा आपको, सारे वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और देखने के बाद फिर कल जाइए एग्जाम दीजिए। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर इसके जो भी आपका एग्जाम हो जाएगा उसके आंसर की में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।